जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज़ एनालिसिस में। आज है दिनांक 24 नवंबर। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले आज हम सबसे देखते हैं न्यूज़ ओवरव्यू। यहाँ पर राजनीतिक प्रभाव से बेअसर रहे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ये यहाँ पर कुछ मामला है पर हम इस पर चर्चा करेंगे। चुनाव आयुक्त गोयल की नियुक्ति की फाइल तलब की सुप्रीम कोर्ट ने, मुद्दे पर हम यहाँ पर देखेंगे। और जो हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे, यहाँ पर परिचय देखेंगे और संवैधानिक प्रावधान देखेंगे। संरचना क्या होती है, आयुक्तों का कार्यकाल और नियुक्ति के बारे में इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हमारा अगला आर्टिकल रहेगा आसियान जुड़ा हुआ। हम आसियान को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। कंबोडिया में यहाँ पर सिम रिप में यहाँ पर इसकी तो बैठक हो रही है, उसके ऊपर हम यहाँ पर आसियान की चर्चा करेंगे। हम शिखर सम्मेलन 2022 के ऊपर चर्चा करेंगे। संयुक्त वक्तव्य क्या आए हैं, यहाँ पर उल्लेखनीय क्यों है, और इस पर हम चर्चा करेंगे आगे की राह में। ये रहेगा हमारा ये सेकेंड आर्टिकल। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बारे में, ये CDRC के ऊपर। और जो यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग, इसके ऊपर हम यहाँ पर इसमें कुछ देखेंगे, इसके अधिनियम के प्रावधान वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम आज के मैप में कंबोडिया को देखेंगे। कंबोडिया कहाँ पर स्थित है और इसके यहाँ पर इसकी लोकेशन और देखो यहाँ पर इसमें इस प्रकार से आज हमारे आर्टिकल रहेंगे। आज ये हमारा न्यूज़ आज का एनालिसिस इस प्रकार रहेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। राजनीतिक प्रभाव से बेअसर रहे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहाँ पर जो चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की पूर्ण स्वायत्ता पर जोर दिया है यहाँ पर, और कहा चुनाव आयोग को राजनीतिक प्रभाव से बेअसर रहना चाहिए। बता दें कि पीठ यहाँ पर मामला आया है, उसके ऊपर ही चर्चा हो रही थी। यहाँ पर केंद्र ने भी इसमें कहा है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को बराबर हैं और कोई किससे ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर केस है। शीर्ष अदालत ने जो चुनाव आयुक्त गोयल है उनकी नियुक्ति की फाइल यहाँ पर तलब की है, जिस कारण यहाँ पर जो मुद्दा उठा है। यहाँ पर दोस्तों चुनाव आयुक्त यहाँ पर बहुत चर्चा में रह रहे हैं आजकल केसेस की वजह से, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जानते हैं हम चुनाव आयोग के बारे में क्या कुछ के बारे में हम देख। भारत निर्वाचन आयोग देख सकते हैं यहाँ पर परिचय देखें दोस्तों। यहाँ पर तो भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है, स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना यहाँ पर 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जिसे मनाया जाता है, 25 जनवरी को संविधान के अनुसार की गई थी। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्राविधान करता है। संवैधानिक प्रावधान देखें चुनाव आयोग से संबंधित, तो यहाँ पर भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 330 यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है। यानी कि संविधान का भाग 15 में यहाँ पर इसका उल्लेख है 324 से 329 के बीच में। 324 देखिए, आर्टिकल 324 जो है 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है। तो आर्टिकल 325 में देखें तो यहाँ पर धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और के आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद जो यहाँ पर है वो लोकसभा के, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर यहाँ पर आधारित होंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 327 में यहाँ पर हमने देखा, अनुच्छेद 326 में क्या बताया गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। आर्टिकल 326 ये महत्वपूर्ण हो जाता है, आर्टिकल 326 इसीलिए। और 327 में देखा जाए तो विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति तो यहाँ पर बताया गया है। आर्टिकल 328 में देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति को यहाँ पर बताया गया है। तो आर्टिकल 329 में चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक यहाँ पर इसके ऊपर जो है बात कही गई है। यानी कि यहाँ पर से क्राइटेरिया वगैरह और कौन से मामले यहाँ पर किस अदालत के यहाँ जाएंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। क्या की संरचना देखिए दोस्तों, तो मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त तो थे, लेकिन चुनाव आयोग संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। यानी कि 1989 से पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त होते थे, और परंतु 1989 के बाद यहाँ पर इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है वे भी इसमें शामिल होंगे। वर्तमान में इसमें CEC और 2 चुनाव आयुक्त हैं। यानी कि जो
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा यहाँ पर दो और यहाँ पर उनके सहयोगी के रूप में चुनाव आयुक्त रहते हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मदद की जाती है, जो IAS रैंक का अधिकारी होता है। आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है वो CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। का 6 साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है, या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो यहाँ पर ये होता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते भी मिलते हैं। शासन में देखा जाए तो वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं, पर उन्हें कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। सीमाएं देखी जाए इनकी तो संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षिक और प्रशासनिक व न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। यानी कि योग्यता यहाँ पर कानूनी, शैक्षिक या प्रशासनिक यहाँ पर ऐसी कोई निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, यानी कि सदस्यों के कार्यकाल को भी यहाँ पर निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है, यानी कि इनको दूसरी जगह पर भी आप यहाँ पर जो यहाँ पर जो सेवानिवृत्त होने के बाद जगह पर यहाँ पर इनको नियुक्त कर सकते हैं। की शक्तियां और कार्य देखा जाए तो प्रशासनिक में संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश के भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना इनका कार्य है। मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना भी इनके कार्य है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आम सहमति से विकसित आदर्श आचार संहिता से के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह चुनाव के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव। सलाहकार और क्षेत्राधिकार देखा जाए तो अर्धन्यायिक कार्य इनका तो संविधान के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में आयोग के पास सलाहकार अधिकार क्षेत्र है। ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या राज्यपाल जिसे ऐसी राय दी गई है के लिए बाध्यकारी है। इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने आते हैं को इस सवाल हेतु आयोग की राय के लिए भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा, और यदि हाँ तो किस अवधि के लिए। आयोग के पास यहाँ पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन, विलय से संबंधित विवादों को निपटाने की अर्धन्यायिक शक्ति निहित है। आयोग के पास ऐसी किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा जोखा करने में विफल रहा है। यहाँ पर जो हमने देखा, इसके अलावा यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न देखे इससे जुड़े हुए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2017 का क्वेश्चन है। भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, और चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन, विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। तीनों में से आपको सही उत्तर यहाँ पर देखना है। तो उपयुक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर कौन सा से सही है यहाँ पर देखना है। तो केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या फिर केवल 3 सही है। यहाँ पर हमने जो ऊपर देखा उसके आधार पर यहाँ पर जो भारत हमने देखा कि जो चुनाव आयोग यहाँ पर 5 सदस्यीय नहीं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो होते हैं और उनके अलावा 2 सहयोग के रूप में उनके होते हैं, तो 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। 5 गलत हो गया हमारा, यानी कि पहला एक नहीं गलत हो गया, यानी पहला नहीं है। चला केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तो हमने देखा कि चुनाव कार्यक्रम चुनाव आयोग तय करता है, यानी कि वो भी गलत है, यानी कि पहला गलत ही है, दूसरा भी गलत है, और यानी सी भी हमारा गलत है, बचा हमारा केवल सी, तो सी सही है। यानी कि चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन, विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। तो अगर हमारा सही कौन सा है यहाँ पर डी। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आया था चुनाव आयोग से जो संबंधित, तो इसको हम देखते हैं। तो आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 2022 में ये क्वेश्चन आया था। ये था हमारा चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ बातें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। हमारा दूसरा आर्टिकल है, यह है आसियान में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ, सीमा पर आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। यहाँ पर जो है दोस्तों, कंबोडिया के सिम रीप में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के बीच कंबोडिया की अध्यक्षता में हुई ADMM+ में राजनाथ सिंह ने कहा, यहाँ पर जो जो ऊपर आपने भी देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा।
और दोस्तों जो रक्षा मंत्रियों की बैठक चल रही है उससे पहले यहाँ पर जो आसियान की बैठक शुरू हुई थी वह यहाँ पर नोम पेन में शुरू हुई थी, जो कि कंबोडिया में ही हुई थी। परंतु हमारे जो नेतृत्व है हमारे उपराष्ट्रपति ने किया था। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 जो संयुक्त वक्तव्य जो आए हैं उसके बाद उसको हम देखते हैं। तो 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो आसियान एवं भारत ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए मौजूदा सामरिक साझेदारी के उन्नयन की घोषणा करते हुए एक संयुक्त वक्तव्य को अपनाया है। दोनों पक्षों के यहाँ पर भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, रक्षा एवं सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता तथा फ्री उड़ान जो है यहाँ पर ओवरफ्लाइट को बनाए रखने एवं प्रोत्साहित करने के महत्व की है। यहाँ पर दोनों पक्षों ने भारत प्रशांत क्षेत्र में जो यहाँ पर हमने देखा कि प्रकार से यहाँ पर साथ में आने की यहाँ पर बातें की है। संयुक्त वक्तव्य में आप देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में भारत आसियान सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया गया है, जैसे समुद्री गतिविधि में, आतंकवाद का मुकाबला करने में, अंतर्राष्ट्रीय अपराध में, साइबर सुरक्षा में, जल अर्थव्यवस्था में, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने में, स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने में, पर्यावरण को संरक्षण करने में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने क्षेत्रों के साथ पर्यटन को भी यहाँ पर करने में यहाँ पर साथ आने की यहाँ पर बात कही है। संयुक्त वक्तव्य में आसियान भारत व्यापार समझौते जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट AIT IGA की समीक्षा में तेजी लाने का भी प्रस्ताव है, ताकि इसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल, सरल एवं व्यापार सुविधाजनक बनाया जा सके। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 विशिष्ट रखनी क्यों यहाँ पर व्यापक रणनीतिक साझेदारी जो है कम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप CSS यहाँ पर है। आसियान भारत संबंध अब व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्तर तक उन्नत हो गया है। एक दशक पूर्व 2012 के स्मारकीय शिखर सम्मेलन ने भारत एवं आसियान के मध्य सामरिक साझेदारी का समर्थन किया है। 10 वर्ष पश्चात इस संबंध को अब CSP में उन्नत कर दिया गया है। आसियान ने विगत वर्ष चीन एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ CSP पर हस्ताक्षर किए। आसियान तथा भारत ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसमें CSP की पेशकश प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रपति के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर जो गया था, यह प्रथम अवसर है जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति ने किया, जो एक सही निर्णय था। आसियान शिखर सम्मेलन में उच्च स्तरीय राजनीतिक भागीदारी की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई उच्च स्तरीय राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से अनेक राजनीतिक नेता COP 27 आसियान प्लस समिट APEC तथा G20 में भाग लेने के लिए एशिया के दौरे पर है। यानी कि एक उड़ान चार पड़ाव, यानी कि जो है ये बहुत सारे नेता यहाँ पर जो अभी समिट हुई थी सारी अभी चल रही थी, उसमें यहाँ पर के लिए गए थे एक साथ। प्रशांत पर फोकस थी भी था। हिंद प्रशांत जो है इंडो पैसिफिक ने केंद्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। आसियान ने जो है यहाँ पर के नेतृत्व वाले तंत्र के भीतर भारत प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण के 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मुख्य धारा में लाने के लिए नेताओं की घोषणा जारी की है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाली वास्तविकता के रूप में स्पष्ट रूप से अभी निर्धारित करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। महासागर में भारत की रणनीतिक IPEF सदस्यता इसे एक अवश्य आर्थिक शक्ति बनाती है। आसियान भारत संबंध आगे की राह देखा जाए तो व्यापार समझौते को लागू करना, यानी कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आसियान एवं भारत को यहाँ पर व्यापार तथा निवेश संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहिए। 2010 में आसियान एवं भारत के मध्य जो वस्तुओं का मुक्त व्यापार समझौता जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, प्रवर्तन के पश्चात से 2019-20 में उनके मध्य व्यापार लगभग 2 गुना होकर $87 अरब से अधिक हो गया है। हालांकि महामारी से प्रेरित मंदी के कारण 2020-21 यहाँ पर देखिए घटकर $79 अरब रह गया है। आसियान भारत जो FTA है का उन्नयन एवं इसका प्रभावी उपयोग आसियान तथा भारत दोनों के लिए सतत एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहित करते हुए द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह में आवश्यक गति जोड़ सकता है। बाजार संचालित उत्पादन नेटवर्क को प्रोत्साहन। आसियान भारत संबंधों को बढ़ाने का एक अन्य बड़ा अवसर बाजार संचालित उत्पादन नेटवर्क का विकास है। महामारी ने आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को बाधित कर दिया है तथा संपूर्ण विश्व में मध्यवर्ती आदानों एवं अंतिम उत्पाद की आपूर्ति पर अविश्वसनीय रूप से अविश्वास किया है। आसियान तथा भारत के मध्य मूल्य श्रृंखलाओं में वर्तमान जुड़ाव पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर यह देखा गया। दिल्ली के उपकरण, औद्योगिक मशीनें, ऑटोमोबाइल, औषधि क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन करने वाली मशीनें तथा दूरसंचार कुछ क्षेत्र है जिनका आसियान एवं भारत के मध्य मूल्य श्रृंखलाओं में वचनबद्धता है। आसियान एवं भारत यहाँ पर उदीयमान परिदृश्य का लाभ उठा सकते हैं एवं नवीन तथा लोचशील आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। यद्यपि इस अवसर का पता लगाने के लिए आसियान एवं भारत को कौशल का उन्नयन करना चाहिए, रसद सेवाओं में सुधार करना चाहिए तथा परिवहन संबंधी आधारित संरचना को मजबूत करना चाहिए। निवेश पर ध्यान महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि निवेश सुधार भारत एवं आसियान दोनों के लिए एक अन्य चुनौती है।
तो मूल्य श्रृंखला एवं निवेश संबंधों को और मजबूत करने के लिए आसियान तथा भारत को उपयुक्त को डिजाइन करने से निवेश व्यवस्था को सरल बनाने एवं निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सहयोग करना चाहिए। आपसी हित के क्षेत्र में भारत तथा आसियान के मध्य व्यापार एवं आर्थिक सहयोग जैसे वित्तीय प्रौद्योगिकी को लेकर, संपर्क को लेकर, स्टार्टअप्स को और नवाचार, युवाओं एवं महिलाओं का सशक्तिकरण तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों एवं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई का विकास को लेकर यहाँ पर सहयोग करना चाहिए। ये आसियान भारत संबंधों को अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण चालक सिद्ध होंगे। सीएसपी यहाँ पर देखें तो संयुक्त वक्तव्य ने संपर्क का विस्तार कर दिया है। भारत के लिए संपर्क को जोड़ना जो कनेक्टिंग द कनेक्टिविटीज अच्छा फल प्रदान कर सकता है यदि आवश्यक एवं पर्याप्त वास्तुकला समग्र रूप से सौम्य है तथा क्षेत्रीय आधारित अवसंरचना के सहयोग के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। जब हम आसियान के साथ संपर्क की बात करते हैं तो हमें अपने पूर्वोत्तर को नहीं भूलना चाहिए, यानी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट भारत का वह यहाँ पर आसियान से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लगते हुए जो कंट्रीज है आसियान की। इसी तरह सीएसपी संयुक्त वक्तव्य ने पूर्वोत्तर के महत्व का स्मरण किया है, यानी कि इस प्रकार से हम हमारे पूर्वोत्तर को भी मजबूत कर सकते हैं और जो वहाँ से जो आसियान है उससे भी हम यहाँ पर इसका फायदा ले सकते हैं। भारत आसियान संबंधों में सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम सहमत हैं कि आसियान भारत संबंधों में सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ पर 10 आसियान राज्य, 29 भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक प्रतिकृति मात्र है। आसियान के लिए हमारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण समावेशी तथा व्यापक होना चाहिए। आसियान जो कंट्रीज से वहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत के भी बहुत सारे माइग्रेटेड पीपल है, यानी जो प्रवासी व्यक्ति हमारे वहाँ पर जो आसियान के बहुत सारी कंट्रीज में भारत से जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं, और भारत की संस्कृति जो है, भारत की जो इतिहास है उससे आसियान के बहुत सारी कंट्रीज में हम देख सकते हैं और उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। ये यहाँ पर एक सांस्कृतिक प्रतिकृति मिलती है। पर देखा जाए तो एक मजबूत आसियान भारत साझेदारी बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करेगी, जो इस समय अस्तित्व की बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। एसपी सीएसपी यहाँ पर एसपी से सीएसपी की ओर बढ़ते हुए संकीर्ण मतभेदों को छोड़कर क्षेत्रीय चुनौतियां तथा समाधानों को एक साथ संबोधित करना यही वह है जिससे हमकी आवश्यकता है तथा इसका हमें सम्मान करने की आवश्यकता है। ये हमारा निष्कर्ष है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो हमारी समस्या है, किसी चीज़ की आवश्यकता है, क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, संबोधित करना पड़ेगा और हमें बहुत महत्वपूर्ण जो बहुपक्षीयवाद को सुदृढ़ करना होगा। भारत आसियान जो ये पक्ष है इसके सहयोग लाना पड़ेगा और इस प्रकार से हमारा हम एक साझा इतिहास के आधार पर भी तो एक हो सकते हैं और जो है हमारे इसमें दृढ़ता ला सकते हैं हमारे रिश्तों में। ये था हमारा भारत आसियान संबंध जो हमने इसमें देखा। देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। तो यहाँ पर सुपर एरिया के नाम पर वसूली गई राशि ब्याज सहित लौटाए, बिल्डर यहाँ पर ऐसा कहा है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है हमारा एनसीडीआरसी एक महत्वपूर्ण फैसले में जेएमडी गार्डन सोसाइटी की 480 फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत दी है। यहाँ पर हम जब जानते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बारे में क्या होता है। हम जब यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग इसके बारे में देखेंगे तो यह उपभोक्ता विवादों के सस्ते, त्वरित और सारांश निवारण प्रदान करने का लिए एक स्थापित किया गया था। यह भारत में एक अर्ध न्यायिक आयोग है, यानी कि अर्ध न्यायिक आयोग है, तो पूरी तरीके से ये जुडिशरी वाला काम नहीं करता है। ये 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1998 में स्थापित किया गया था, यानी कि 1989 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। आयोग की अध्यक्षता यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हमारा उसके या तो वर्तमान है या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश वह यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करेगा आयोग की। अधिनियम के प्रावधान को देखा जाए दोस्तों तो उपभोक्ता संरक्षण 1986 धारा 21 में प्रावधान है कि सीडीआरसी के पास अधिकार क्षेत्र कौन कौन सा होगा उस यहाँ पर इसमें बताया गया है। 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की शिकायत पर विचार करना और राज्य आयोगों या जिले के आदेशों से अपीलीय और पुनरीक्षण अधिकार भी हो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 23 में प्रावधान है कि एनसीईआरटी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति 30 दिनों की अवधि के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील भी कर सकता है। अधिनियम के प्रावधानों में वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया गया है, यानी कि यह सेवाओं पर भी यहाँ पर इसके अपने आदेश या सुनवाई कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी देखा जाए तो यदि कोई उपभोक्ता जिला फोरम के निर्णय से संतुष्ट है तो वह राज्य आयोग से
अपील कर सकता है। राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ कोई उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग में आ सकता है। ये हमने कुछ जानकारी देखी इसके बारे में। तो दोस्तों कुछ उपभोक्ता के अधिकार होते हैं, हम उनको जानते हैं थोड़े से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंज्यूमर राइट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट टू सेफ्टी सबसे पहला राइट आ जाएगा। राइट टू सेफ्टी जो कंज्यूमर का होता है कि सुरक्षा का अधिकार, चूज करने का अधिकार यानी कि चयन करने का अधिकार, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड यहाँ पर सुनने का यानी कि सुनने का अधिकार उसको, राइट टू बी इन्फॉर्म सूचना का अधिकार है, हेल्थी इन्वायरमेंट का अधिकार, राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट, राइट टू रिड्रेस का अधिकार है, समस्याओं उसको समाधान यानी अदालत में, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार है, जो उपभोक्ता शिक्षा जो है उसकी उसका अधिकार है, राइट टू बेसिक नीड्स जो बेसिक नीड्स है उसका यहाँ पर अधिकार है। तो ये कुछ कंज्यूमर के राइट्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये थे कंज्यूमर राइट्स। पढ़ते हमारे जो है उसको देखते अगले आर्टिकल क्या कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर एडिटोरियल में आरक्षण के वर्गीकरण का समय ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसको जरूर पढ़िएगा आप। इसके अलावा आज एडिटोरियल में ये हमारा एक आर्टिकल था जो यहाँ पर महत्वपूर्ण था, आरक्षण के वर्गीकरण का समय। अब देखते हैं हम हमारे मैप के आज को मैप में आज के कंट्री को। तो आज हमारा कंट्री है मैप में कंबोडिया। कंबोडिया आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में। तो कंबोडिया कहाँ पर स्थित है? तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्लोब दिख रहा होगा। यहाँ पर ये आप कंबोडिया यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके अलावा जो आप यहाँ पर देखेंगे तो मैप में यहाँ पर इंडिया यहाँ पर देख सकते हैं, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, उसके नीचे यहाँ पर लाओस, लाओस से यहाँ पर आएंगे थाईलैंड, और थाईलैंड से यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये कंबोडिया स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंबोडिया जो कि हमारे हमारे दक्षिण पूर्व में पूर्व एशिया में स्थित है। कंबोडिया है यहाँ पर, थाईलैंड है, और ये कुछ कंट्रीज यहाँ पर इसमें शामिल है। हांगकांग आप देख सकते हैं, वियतनाम देख सकते हैं यहाँ पर मैप पर, इंडोनेशिया उसके नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये तो कंट्रीज तो हमने मैप पर देखी। अब देखते हैं हम कंबोडिया का यहाँ पर मैप को। यहाँ पर आप देखें कंबोडिया को यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ के फेनोम पेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी राजधानी को भी नोम पेन है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। नोम पेन इसकी राजधानी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो कार्डमम माउंटेन्स है वो यहाँ पर इस कंबोडिया में है, या पूछ सकते क्वेश्चन में। कार्डमम माउंटेन यहाँ पर स्थित है, इसके आप देखेंगे तो। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर डेंग्रेट माउंटेन्स यहाँ पर ऊपर स्थित है। उसके अलावा ईस्टर्न हाईलैंड्स ये भी यहाँ पर स्थित है। ईस्टर्न हाईलैंड्स, मेकोंग रिवर आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं आप मेकोंग रिवर यहाँ से जा रही गुजरती हुई कंबोडिया से होते हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। आप यहाँ पर देखेंगे तो मेकोंग रिवर यहाँ पर आप देख सकते हैं लाओस यहाँ पर से होते हुए यहाँ पर ये आ रही है कंबोडिया से होते हुए, फिर यहाँ पर वियतनाम से होती हुई जा रही है, और मेकोंग डेल्टा साउथ चाइना सी में जाके मिल रही है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेकोंग रिवर के बारे में, कौन सी कंट्री होकर ये चल रही है। यहाँ पर कंबोडिया, लाओस और वियतनाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैप में। इसके अलावा यहाँ पर आपने इसकी राजधानी देखी कि नोम पेन इसकी राजधानी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो गल्फ ऑफ थाईलैंड भी स्थित है इसके दक्षिण में, यहाँ पर नीचे दक्षिण पश्चिम में आप देखें तो गल्फ ऑफ थाईलैंड स्थित है। टोनले सैप लेक यहाँ पर इसमें स्थित, टोनले सैप लेक यह पर महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक ही आप देख सकते हैं स्थित बड़ी इसकी यहाँ पर टोनले सैप लेक, टोंग रिवर और नोम पेन, कार्डमम माउंटेन्स, हाईलैंड्स और डेंग्रेट माउंटेन्स यहाँ पर स्थित है। तो ये कुछ थी इसकी महत्वपूर्ण आकृतियाँ यहाँ पर हमने देखा, और महत्वपूर्ण ज्योग्राफिक लोकेशन यहाँ पर इसमें महत्वपूर्ण। ये था हमारा कंबोडिया का मैप। और सर यह आज का हमारा जो आर्टिकल है यहीं पर ख़त्म होते हैं। आज का हमारा न्यूज़ एनालिसिस यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब मिलते हैं हम कल हमारे अगले न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।